हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हम लोग की जो हिंदी की प्रैक्टिस है वह वर्तनी शुद्धि में चल रही है। यानी कि वर्तनी शुद्धि में हम लोग का एक प्रैक्टिस हो चुका है, ये दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। तो फटाफट सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और हम लोग अपना यह प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेशन में फिर से हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का पहला सवाल, सबसे पहला सवाल है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब इस शुद्ध वर्तनी में आपको बताना है कि सन्यासी शब्द को कैसे लिखते हैं। क्या पहला ऑप्शन सही है सन्यासी में, क्या दूसरा सही है, कि क्या तीसरा सही है, कि क्या चौथा सही है। फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि सन्यासी शब्द कैसे लिखते हैं। फटाफट सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो देखिए, सन्यासी, सन्यासी, यहाँ पे सा पे अंग बिंदी लगेगी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? ए ऑप्शन क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और हमारे पास शब्द है व्यवहारिक। व्यवहारिक कैसे लिखते हैं? क्या ए ऑप्शन सही लिखा हुआ है, क्या बी में सही लिखा हुआ है व्यवहारिक, क्या सी में सही लिखा हुआ है, कि क्या डी में सही लिखा हुआ है। फटाफट सभी लोग कमेंट कीजिएगा व्यावहारिक कैसे लिखते हैं। तो आप कहेंगे व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक, इस प्रकार लिखेंगे व्यावहारिक। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? आप कहेंगे बी ऑप्शन यहां से एकदम राइट हो जाएगा। सभी को क्लियर है? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? अतिशयोक्ति, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। यानी कि ये जो अतिशयोक्ति है इसको कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है कि इसकी वर्तनी अशुद्धि कैसे होगी। क्या पहला ऑप्शन यानी कि अतिशयोक्ति होता है, क्या अतिशयोक्ति होता है, क्या अतिशयोक्ति होता है, कि क्या अतिशयोक्ति होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर थर्ड? बताइएगा भाई, अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है जिसमें बढ़ा चढ़ा के किसी भी चीज का वर्णन किया जाए, उसी को तो अतिशयोक्ति कहते हैं। जी बिल्कुल। अब इसको लिखते कहते हैं, लिखते कैसे हैं? तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो इसका जो है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? एक हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें एक शब्द है और इस शब्द का हमें बताना है वर्तनी शुद्धि। चातक सुआति की बूंद का प्यासा होता है। चातक सुआति की बूंद का प्यासा होता है। तो अब ये सुआति, इसमें हमें वर्तनी शुद्धि बताना है। देखिए, अब आपके एग्जाम्स में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा रहेगी क्योंकि इसी प्रकार की प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बताइए यहाँ पे सुआति की जगह क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ सुआति नहीं होगा, स्वाति होगा। अब स्वाति होता कैसे है, लिखते कैसे हैं, वो आप बता दीजिए। तो क्या ए ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं। तो सी और डी में अपने को अब आ गई है बात। तो अब देखना है कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्वाति की बूंद, स्वाति तो होता नहीं है, स्वाति की बूंद होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। गॉट इट गाइस? चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? साहित्य और समाज का अन्यानाश्रित संबंध है। अन्यानाश्रित, अब अन्यानाश्रित में वर्तनी शुद्धि देखना है। क्या पहला ऑप्शन सही होगा, क्या दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्या तीसरा ऑप्शन सही होगा, कि क्या चौथा ऑप्शन सही होगा। अन्यानाश्रित आपको बताना है कि अन्यानाश्रित किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए, ये अन्यानाश्रित नहीं होता है, अन्योन्याश्रित होता है। अन्योन्याश्रित याद रखिएगा कि क्या होता है, अन्योन्याश्रित। यानी कि कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर होगा। जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखते चलें, जिससे आप जो है हैबिट में आ जाएंगे, फिर आपकी गलतियां नहीं होंगी। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रहस्य, रोमांच,
और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। देखिए, देवकी नंदन खत्री एक बहुत बड़े उपन्यासकार, कविकार, लेखककार हैं। इनकी जो है कविताएं, इनकी जो है इनके उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनके उपन्यासों में रहस्य, रोमांच और वैशिष्ट्य का जो है बोध होता है। इन सब का समागम इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। तो वही एक वर्ड दिया हुआ, एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में एक शब्द है वैचित्र। वैचित्र का वर्तनी देखना है कि यहाँ पे वैचित्र की जगह कौन सा वर्तनी शुद्धि सही है। तो क्या पहला ऑप्शन यानी कि वैशिष्ट सही है, क्या वैशिष्ट बी ऑप्शन सही है, क्या सी सही है कि क्या डी सही है? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन क्लियर है। तो आप कहेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन वैशिष्ट का समन्वय, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। कैसे सैनिकों के साथ? सहस्त्र। अब सहस्त्र वर्तनी शुद्धि देखना है, क्या कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? क्या ए ऑप्शन यानी कि सहस्त्र होगा, क्या सहस्त्र होगा, क्या सहस्त्र होगा कि क्या सहास्त्र होगा? बताइए सहस्त्र कैसे लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे कि सहस्त्र, यानी कि सी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो रचयिता की वर्तनी शुद्धि बताना है। रचयिता कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ये प्रश्न भले ही अभी आपको बहुत ही इजी लग रहे हो, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे और वहां पे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, 4 ऑप्शन में आप ऐसा उलझेंगे कि गलत ऑप्शन में टिक करके चलेंगे। इस वजह से किसी भी प्रश्न को आप हल्के में ना लें। अगर आपसे गलत प्रश्न, यानी कि अगर आपसे कठिन प्रश्न गलत हो रहा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं आपसे सरल प्रश्न गलत हो रहा है तब भाई आप समझ लीजिए आपके तैयारी का लेवल बहुत ही डाउन है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, हर प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करना है। ठीक है, चलिए, तो रचयिता कैसे लिखेंगे? क्या ए ऑप्शन सही है रचयिता के लिए, क्या बी सही है, क्या सी सही है कि क्या डी सही है? सभी लोग बताइए। रचयिता, अब रचयिता छोटी ही होगा ना, रचयिता ऐसे लिखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? आप कहेंगे ए ऑप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर जी, इनकी भी जो है ये भी बहुत बड़े कविकार हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये उपर्युक्त, ये जो उपर्युक्त शब्द है इसमें कौन सी वर्तनी शुद्धि होगी? तो क्या ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा? बताइए कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं कि उपर्युक्त कथन या उपर्युक्त पंक्ति कैसे लिखते हैं? उपर्युक्त ऐसे लिखते हैं ना, उपर्युक्त, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। अब ये अपराह्न कैसे लिखा जाता है भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है वर्तनी शुद्धि का। अपराह्न क्या इस प्रकार लिखा जाएगा, क्या बी ऑप्शन की तरह लिखा जाएगा, क्या सी ऑप्शन की तरह लिखा जाएगा कि क्या डी ऑप्शन की तरह लिखा जाएगा? अपराह्न, देखिए यहाँ पे आप ए तो काट देंगे, सी भी काट देंगे, लेकिन बी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बी नहीं होगा, डी आपका करेक्ट होगा। अपराह्न याद रख लीजिए, बहुत अच्छा वर्तनी शुद्धि है। अपराह्न ना में अंगमिंदी लगेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे परमुखापेक्षी में बताना है कि वर्तनी शुद्धि में कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा। तो आप कहेंगे परमुखापेक्षी, एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। परमुखापेक्षी
उत्प्रेक्षी, एकदम सही लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आप कहेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप सभी लोगों ने अलंकार पढ़ा होगा कि जहां पे भी उपमेय में उपमान की संभावना, जहां भी उपमान की संभावना व्यक्त होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बताइए उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे लिखा जाएगा? क्या ए की तरह, यानी कि ए ऑप्शन में लिखा है इस तरह लिखा जाएगा? क्या बी ऑप्शन की तरह? क्या सी ऑप्शन की तरह? तो क्या डी ऑप्शन की तरह? तो आप कहेंगे कि उत्प्रेक्षा सी ऑप्शन की तरह लिखा जाता है। उत्प्रेक्षा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दबाजी में आप गलत कर देंगे इसको। उत्प्रेक्षा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। अब दौर्बल्य की वर्तनी शुद्धि क्या होगी? दौर्बल्य, क्या ए ऑप्शन सही होगा? क्या बी ऑप्शन सही होगा? क्या सी सही होगा? कि क्या डी सही होगा? तो आप कहेंगे दौर्बल्य नहीं होता है, दौर्बल्य होता है। क्या होता है? दौर्बल्य, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? तानसेन महान संगीतज्ञ था। तानसेन महान संगीतज्ञ था। अब आपको बताना है संगीतज्ञ कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस प्रकार है एकदम इजी, लेकिन ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या पहला ऑप्शन सही है? क्या दूसरा सही है? क्या तीसरा सही है? क्या चौथा सही है? तो आप कहेंगे जो लिखा हुआ है वह एकदम सही लिखा हुआ है, संगीतज्ञ। संगीतज्ञ ठीक इसी प्रकार लिखा हुआ है और यही सही है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या कह रहा है? बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। अब वजीफा यानी कि स्कॉलरशिप, जिसको छात्रवृत्ति भी कहते हैं, तो बताइए ये वजीफा शब्द में कौन सी वर्तनी शुद्धि है? फटाफट बता दीजिए। क्या वजीफा यानी कि ए ऑप्शन सही होगा? क्या बी ऑप्शन सही होगा? क्या सी ऑप्शन सही होगा? कि क्या डी ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे वजीफा नहीं होता, वजीफा होता है। वजीफा नुक्ता भी लगता है और जा में बड़ाई की मात्रा लगती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्या कह रहा है? प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। अब संदर्भ की वर्तनीय शुद्धि आप सभी जानते हैं, संदर्भ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और संदर्भ आपका सी ऑप्शन भी सही है, संदर्भ ऐसे भी लिखा, नहीं सी गलत है, सॉरी, सा में अंग बिंदी होगा, संदर्भ ऐसे भी लिखा जाएगा। तो आपका कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। या तो आप अगर यहां ना लगा रहे हैं तो यहाँ पे अंग बिंदी नहीं लगेगी, नहीं फिर अंग बिंदी सा में लगा देंगे तो आदाना नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जो है जन्मदाता कहे जाते हैं, और ये बहुत बड़े जो है गद्यकार थे, बहुत ही बेहतरीन गद्यकार थे। इनकी जो कहानियां हैं, इनकी जो विधाएं हैं, ये आपको पढ़नी चाहिए। तो आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव, तो प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रादुर्भाव क्या ए ऑप्शन जैसे लिखा उस प्रकार लिखा जाएगा? क्या बी की तरह लिखा जाएगा? क्या सी की तरह? कि क्या डी की तरह? तो मैं आपको बता दूं इसमें बस मिस्टेक थोड़ा सा है, प्रादुर्भाव नहीं होता, छोटा ऊ होता है, प्रादुर्भाव होता है। छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ नहीं होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए मैं एकदम बारीक से बारीक प्रश्न लेके आया हूं जहां पे आप फंस सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको प्रैक्टिस पूरे अंत तक देखना है, और जितनी भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं सबको आपको देखना है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं।
उतुंग, उतुंग क्या सही शब्द लिखा हुआ है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब दीजिए। उतुंग कैसे होगा? तो आप कहेंगे सर जी गलत है। उतुंग आधा ता होगा, फिर पूरा ता होगा, फिर अंग बिंदी होगी। उतुंग यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। अब अनुसंधान की बात कर रहा है कि अनुसंधान कैसे लिखा जाता है। फटाफट जल्दी से बताइए अनुसंधान कैसे लिखा जाएगा। तो अनुसंधान, अनुसंधान ये भी सही है और अनुसंधान ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो रहा है? डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए। अब अधिवेशन तो होता नहीं है भाई, अधिवेशन की जगह क्या होगा? तो आप कहेंगे अधिवेशन होता है। क्या होता है? अधिवेशन। यानी कि कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? आप कहेंगे सी ऑप्शन क्लियर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 20 प्रश्न अपने कंप्लीट कर लिए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें भी हिंदी सब्जेक्ट आता है, उन सब में इस प्रकार के वर्तनी शुद्धि से 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सारी देखना है और अंत तक प्रैक्टिस को देखना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग भाई पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस देखते रहिए और आपसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है, आप जो है प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही तत्पर हैं और आपको भी हमारे प्रति थोड़ी सी तत्परता दिखा देंगे। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपना जो है अंगूठा दे दीजिए, यानी कि लाइक पर क्लिक कर दीजिए, बस। और कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप हमको बस इतना सपोर्ट करते रहिए, हम आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।